हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेस्टर 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र, कोटि मान एवं सार्थक अंक के बारे में जो LPCBT 2 में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला, अगर हम राशि की बात करें, यहाँ लिखिएगा राशि। ठीक है, क्या लिखिएगा? राशि। यहाँ लिखिएगा निगमन सूत्र। निगमन सूत्र मतलब जो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ लिखिएगा बीमीय सूत्र। क्या लिखिएगा? बीमीय सूत्र। क्या लिखिएगा? बीमीय सूत्र। तो देखिए, समझाते हुए आपको चलेंगे। ठीक है, आप नोट करते हुए चलिएगा। पहला, अगर बात करें, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का क्या होता है? क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? बीमीय सूत्र आपका L हो जाएगा, लंबाई का भी, इसका भी L हो जाएगा लंबाई का, तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो L स्क्वायर लिख दो या m के पावर 0 लिख दो, L के पावर 2 लिख दो, t के पावर 0 लिख दो, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। क्लियर है बात कि नहीं है? फिर उसके बाद हम आते हैं आयतन के बारे में। तो आयतन का क्या होता है? आयतन का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। यानी इसका भी क्या हो जाएगा? L गुणा L हो जाएगा, यानी L का पावर 3 हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? m के पावर 0, L का पावर 3, t का पावर 0। क्लियर है बात कि नहीं है? बिल्कुल। एक आता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला हमने बताया था, पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व। तो अगर हम बात करें पदार्थ का घनत्व, इसका पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा? m अपान मास अपान आयतन होता है, तो m अपान L के पावर 3 और m अपान L के पावर 3। समझ बताई? यानी 1 हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा m के पावर 0, L के पावर 0, t के पावर 0। कहेंगे समझ में नहीं आया सर, भैया मेरे घनत्व क्या होता है? मास अपान आयतन होता है, ये भी मास अपान आयतन होता है। तो आपेक्षिक घनत्व एक बीमाहीन राशि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बीमाहीन राशि कहलाएगी। क्लियर है बात कि नहीं है? अगर हम चाल की बात करें, चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। अगर हम चाल की बीमा की बात करें, ठीक है, तो दूरी का L, समय का T, ये ऊपर चला जाएगा L t के पावर -1, यानी m के पावर 0, L t के पावर -1। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अगर हम वेग की बात करें, किसकी बात करें? वेग की बात करें, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय अंतराल। क्या होता है? विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। क्या होता है? समय अंतराल। तो अगर हम इसकी बात करें विस्थापन का, तो वही होगा L/T हो जाएगा, L t के पावर -1, m के पावर 0, L t के पावर -1। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। इसके बाद हम संवेग का बात कर लेते हैं। संवेग की बात करते हैं। संवेग बराबर होता है, संवेग P बराबर होता है, संवेग I बराबर होता है, संवेग P बराबर होता है m इंटू वी। P बराबर होता है m इंटू वी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ से अगर द्रव्यमान मानेंगे कितना हो जाएगा? m हो जाएगा, और वेग का L/T होता है, तो ये हो जाएगा m/L/T के पावर -1, m/L/T के पावर -1। क्लियर है ना? अब हम त्वरण की बात देख लेते हैं। त्वरण का क्या होता है? क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है सारी चीज़ें? ठीक है, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। क्या होता है? समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन, वेग का कितना होता है? हमने बताया था L/T होता है, और इसका T होता है, तो T आपका क्या हो जाएगा? ये ये L/T है, L/T के पावर -1, ये भी तो L/T के पावर -2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा m के पावर 0, L के पावर 1, t के पावर -2। ये त्वरण का हो जाएगा, L/T के पावर -2। अब बल की बात देख लेते हैं कि बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण।
क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, यानी mL⁻²। समझ पाता है कैसे, द्रव्यमान और त्वरण का ये वाला mL⁻²। कार्य के बारे में देख लेते हैं। कार्य का क्या होता है, तो कार्य का होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो बल का, अब बल गुणा विस्थापन होता है, तो बल का क्या होता है, F इंटू ए, F बराबर M इंटू ए होता है, तो M इंटू ए तो होगा ही, और विस्थापन S भी होगा, यानी M का बीमा M ही होता है, द्रव्यमान का L⁻², इसका हो जाएगा, और S दूरी है तो लेंथ हो जाएगा, यानी mL²T⁻²। समझ बातें आ रही हैं, ये समझ में बातें आ रही हैं कार्य का कैसे हमने निकाला। बिल्कुल, तो ऐसे ही बीमा निकालेंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। हम शक्ति का देखते हैं, किसका देखते हैं, शक्ति का। तो शक्ति का क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, कार्य बटा समय होता है। कार्य का हमने अभी निकाला है mL²T⁻²T। ये ऊपर चला जाएगा तो 3 बन जाएगा, यानी mL²T⁻³ हो जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं है। इसी प्रकार घनत्व का देख लेते हैं। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान बटा आयतन को क्या ले, द्रव्यमान को m, आयतन का क्या होगा, L⁻³ होगा, तो ये हो जाएगा mL⁻³ हो जाएगा, mL⁻³ हो जाएगा। अब हम बात आते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, ½ mv² होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। m का, द्रव्यमान का m हो जाएगा, इंटू L⁻² का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वेग का L⁻1 होता है, सॉरी L⁻1 होता है। क्लियर है कि बात की नहीं है, -1। अब इसे मल्टीपल करेंगे तो mL²T⁻², ये गतिज ऊर्जा का हो जाएगा। ठीक है, किसकी, गतिज ऊर्जा का। अब हम आते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। अगर हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, स्थितिज हेडिंग डालिए, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या होती है, m होता है, g होता है और h होता है। तो m का m हो जाएगा, g का L⁻², h का क्या हो जाएगा, h का आपका l हो जाएगा। इसको करेंगे mL²T⁻², mL²T⁻²। उसके बाद दाब का होगा, दाब का क्या होगा, F/A होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का अभी हमने आपको बताया था कि m इंटू ए होगा, तो इसका मतलब इसका mL⁻² होता है। एरिया का क्या होता है, L² हो जाएगा। क्लियर है, इसको ऊपर ले जाएंगे mL⁻⁻1 T⁻², ये चला जाएगा -2, ये प्लस है। उसके बाद अगर हम आवेग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आवेग की बात करते हैं, तो आवेग I बराबर F इंटू टी होता है, यानी F इंटू टी का मतलब बल गुणा समय। बल का क्या होता है, L⁻² mL⁻² इंटू टाइम t। अब इसको करें कैसे होगा, mL⁻⁻1। क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, बल आघूर्ण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बल आघूर्ण की बात करते हैं। तो बल आघूर्ण की बात करते हैं, बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू दूरी। बल इंटू क्या होता है, दूरी होती है। बल का क्या मात्रक होता है, mL⁻² होता है, और दूरी का क्या होता है भैया मेरे, दूरी का L हो जाएगा, जो कि लेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो mL²T⁻² हो जाएगा, mL²T⁻² हो जाएगा। उसके बाद अगर हम प्रतिबल की बात करते हैं, तो प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल होता है। mL, बल का mL⁻² और L², तो mL⁻⁻1 T⁻², होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। तो प्रतिबल का ये होगा। ठीक है, पूरा इसका मतलब पता है आपको क्या है, कि जब आपको सूत्र याद रहेगा ना दोस्त मेरे, तो आप बीमा निकाल पाएंगे। सूत्र याद रहेगा तो बीमा निकाल पाएंगे। प्रतिबल हो गया। अब विकृति, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्रतिबल भी इम्पोर्टेंट है, विकृति भी इम्पोर्टेंट है। विकृति क्या होती है भैया मेरे, लंबाई में वृद्धि,
लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। क्या होती है? लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में वृद्धि यानी एल, प्रारंभिक लंबाई एल यानी एल का पावर 0, यानी विकृति की कोई बीमा नहीं होती है। विकृति की कोई बीमा नहीं होती है, कोई बीमा नहीं होती। विकृति की क्या होती है? कोई बीमा नहीं होती है। आपको बात समझ में आ रही है? विकृति तक क्लियर हुआ आपको? विकृति तक क्लियर हुआ आपको? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विकृति तक क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल। उसके बाद इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मैं करा रहा हूँ, लिखिएगा। गैस नियतांक, गैस नियतांक, गैस नियतांक की बात करें यानी आर की बात करें तो गैस नियतांक बराबर होता है दाब गुणा आयतन, आयतन बटा ताप। ताप, दाब का जो होता है m l के पावर -1 t के पावर -2। समझ बातें आ रही हैं? आयतन का क्या हो जाएगा? l का पावर 3 हो जाएगा, अपन ताप का क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो भैया मेरी ये m l का पावर, यहाँ l का पावर 3, यहाँ -1 यानी l का पावर 2, m l का पावर 2, t के पावर -2, थीटा ऊपर से नीचे, वो नीचे से ऊपर जाएगा तो थीटा के पावर -1। तो गैस नियतांक यानी गैस नियतांक R बराबर होता है P इंटू वी अपॉन टी। क्लियर है ना? एक आता है प्लांक नियतांक। क्या आता है? प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक H बराबर होता है E अपॉन टी होता है, E अपॉन टी होता है, यानी ऊर्जा बाई ताप होता है। क्या होता है? ऊर्जा बाई ताप होता है। तो ऊर्जा का हो जाएगा m l स्क्वायर टी के पावर -2 अपॉन टी के पावर टी हो जाएगा ओनली। ठीक है, ओनली क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ऊर्जा का तो ये होता है m l स्क्वायर टी के पावर माइनस, अब ये ऊपर चला जाएगा तो m l स्क्वायर हो जाएगा टी के पावर माइनस, ऊर्जा बाई टी होता है। ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का हमने निकाला था अभी, m l स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा। तो अब ताप है नीचे, ताप का हो जाएगा, सॉरी, ताप का हो जाएगा थीटा, ताप का थीटा हो जाएगा। तो m l स्क्वायर टी के पावर -2 थीटा के पावर -1। ऊर्जा बाई क्या होगा? ऊर्जा बाई ताप, ऊर्जा बाई ताप होगा। क्लियर है ना? ऊर्जा बाई क्या होगा? ताप होगा। प्लांक नियतांक, ये प्लांक नियतांक का थोड़ा सा डाउट है हमको। टेम्परेचर टी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। या ये होगा m l स्क्वायर टी के पावर -1 होगा, आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं वेग प्रवणता की, बात करते हैं किसकी? वेग प्रवणता की बात करें यानी डेल v अपॉन डी होता है, यानी वेग परिवर्तन बटा दूरी होता है। तो वेग में परिवर्तन एल टी के पावर -1 अपॉन एल होता है, एल कैंसिल हो जाएगा, टी के पावर -1, टी के पावर -1 वेग प्रवणता का। उसके बाद आता है श्यानता गुणांक। क्या आता है? श्यानता गुणांक। भैया मेरे श्यानता गुणांक जो होता है ईटा इक्वल टू होता है एफ अपान ए गुणे वेग प्रवणता। तो एफ की वैल्यू कितनी है आपकी? एफ की वैल्यू जो है एम एल टी के पावर -2 होती है। एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर होता है। और वेग प्रवणता क्या होता है? वेग प्रवणता का होता है टी के पावर -1। अब ये जाएगा ऊपर एम एल के पावर -1 ये, और टी के पावर -1 श्यानता गुणांक का क्या होता है? एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 ईटा बराबर एफ अपान ए इंटू वेग प्रवणता। क्लियर है ना? क्लियर है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। पूरा करवा दूंगा आज आप लोगों को, ठीक है? आप लोग को पूरा करवा दूंगा, ये ना रहे कि हाँ सर ने आधा अधूरा छुड़वा दिया, ठीक है? उसके बाद हेडिंग डालिएगा ऊष्मा, क्या डालिएगा? ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा
ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक को K से डिनोट किया जाता है। इसका जो होता है ऊष्मीय, इसका जो होता है ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तापांतर होता है ना, क्षेत्रफल, तापांतर और समय अंतराल। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऊर्जा का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। और उसमें ऊर्जा ये हो गया, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तापांतर का थीटा हो जाएगा और समय अंतराल का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ये सारे ऊपर चले जाएंगे, क्या होंगे, सारे ऊपर चले जाएंगे, ये सारे ऊपर। ऊष्मीय ऊर्जा वेग प्रवणता बराबर F इंटू ए, ऊष्मीय चालकता गुणांक, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। अब इसका करेंगे हम, तो ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का आपका यहाँ पे एल भी होगा, एम एल ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा एच बराबर क्यू एफ इंटू, होल्ड करिए, इस पे रुकिए, उसमें चालकता गुणांक का भी। और बोल्ट्जमैन नियतांक, एक हेडिंग डालिए, बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन नियतांक यानी के, स्मॉल के। ये होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बटा क्या होता है, ताप होता है। तो भैया मेरे ऊर्जा का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 अपॉन थीटा, यानी ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 थीटा के पावर -1। क्लियर है बात कि नहीं है, क्लियर है। अब ये डाउट है और एक और डाउट है, मैं उसको लास्ट में आपको क्लियर करूँगा या अगले वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी आप कमेंट में बताइएगा, अगर ये त्रुटि है तो कमेंट में बताइएगा कि यहाँ एल तो होगा नहीं, कि उसमें देखता हूँ इसका ऊष्मीय चालकता गुणांक का। ठीक है, एक बार इसके बाद हेडिंग डालिएगा प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक का क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति होता है, प्रतिबल बटा विकृति होता है। क्लियर है, ये हो जाएगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। क्लियर है ना। एक पूछता है जो इम्पोर्टेंट है, करा दे रहा हूँ, पूछता है कि स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक बराबर होता है आरोपित बल बटा लंबाई में वृद्धि। आरोपित बल का क्या होता है, एम एल टी के पावर -2 होता है, लंबाई में वृद्धि एल होता है, तो एम टी के पावर -2 हो जाएगा, एम टी के पावर -2 हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए, क्योंकि ये सिलेबस में है आपका, है क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की बात करें हम, विशिष्ट ऊष्मा। Q बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, तो S बराबर हो जाएगा Q अपान एम डेल्टा टी, है ना। अब देखिए इसमें क्या होगा, पहला ऊष्मीय ऊर्जा होगा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान, द्रव्यमान है और समय है, समय अंतराल बोलते हैं सर, क्योंकि डेल टी लग गया। ऊष्मीय ऊर्जा का क्या होता है भैया मेरे, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 होता ही होता है, और यहाँ द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। समय अंतराल क्या होता है, टी होता है। एम एम से कैंसिल हो जाएगा, टी एक टी ये ऊपर जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, तो एल स्क्वायर टी के पावर -3 हो जाएगा, एल स्क्वायर टी के पावर -3। क्लियर हुआ कि बात नहीं हुआ, सॉरी, ये तापांतर है, ये डेल्टा टी समय अंतराल नहीं है, ये ताप है, ताप में परिवर्तन, तो ये थीटा होगा। तो m के पावर -2 टी के पावर एल के पावर 2 टी के पावर -2 थीटा के पावर -1। क्लियर है ना, गलती होगी, सॉरी दोस्त। विशिष्ट ऊष्मा, फिर ऊष्माधारिता लिखिए, ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता
जो होती है C बराबर MS, C बराबर MS, तो M का M ही होगा द्रव्यमान का, और इसका क्या होगा L स्क्वायर टी के पावर -2 थीटा के पावर -1, तो ये दोनों आपस मिल जाएंगे, ML स्क्वायर टी के पावर -2 थीटा के पावर -1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ बात आ रही है। एक आता है गुप्त उष्मा, उष्मीय धारिता C बराबर MS, Q बराबर MS बाई Q बराबर MS डेल्टा टी जो तपांतर यानी ताप में अंतर। एक आता है गुप्त उष्मा, भैया मेरे गुप्त उष्मा का लिखिएगा, इसका होता है उष्मीय ऊर्जा Q बराबर ml होता है। पहली बात, Q बराबर क्या होता है ml होता है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा Q बाई M हो जाएगा, Q बाई क्या हो जाएगा M हो जाएगा। Q की वैल्यू उष्मा का आपको पता ही है दोस्त मेरे, ML स्क्वायर टी के पावर -2 होता है, और M का क्या हो जाए M होता है, कैंसिल हो जाएगा, तो L स्क्वायर टी के पावर -2, L स्क्वायर टी के पावर -2। उसके बाद होता है रेखीय प्रसार गुणांक। क्या होता है रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक बराबर होता है लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में वृद्धि होता है। क्या होता है पहले होता है डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी, यही होता है ना। तो अगर हम बात करें इसका लेंथ हो जाएगा, प्रारंभिक लंबाई का भी एल हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा, एल एल से कैंसिल हो जाएगा, यानी थीटा के पावर -1 किसका होता है, ये रेखीय प्रसार गुणांक का होता है। क्लियर है बात कि नहीं। सभी बीमाएँ हमने आपको करा दिया बिल्कुल, सभी बीमाएँ करा दिया। तो अब लिखिए कोटिमान लिखिए। कोटिमान क्या होता है थोड़ा सा बता दें। कोटिमान, अब हेडिंग डालिएगा कोटिमान क्या होता है, जैसे कोटिमान जैसे कोई संख्या दी गई है स्टैंडर्ड, मतलब जैसे कोई अगर संख्या दी गई है, जैसे सपोज दैट अगर हम बात करें कि 4.26 इंटू 10 के पावर 5, सपोज दैट ये दिया गया है, तो दशमलव का हम स्थान देखते हैं। पहले दशमलव का स्थान पहली है कि दी गई संख्या का मानक स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं, इस रूप में लिखेंगे। पहला स्टेप है कि हम किसी को लिखेंगे संख्या को तो इस रूप में लिखेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है कि यदि संख्या जो है हमारी, यदि जो संख्या जो दिया हुआ है वो 3 पॉइंट्स, जो संख्या हमारी दी हुई है अगर वह 3.16 से क्या है कम है, यदि संख्या का मान 3.16 से कम है तो 10 की घात में शून्य जोड़ते हैं, यानी जोड़ते ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट 2.30 इंटू 10 के पावर -3, इसका कोटिमान 10 के पावर -3 होगा। क्यों, अगर इससे ये कम है ना तो -3 होगा इसका कोटिमान, -3 + 0 यानी 10 के पावर -3। क्लियर है। तीसरा लिखिएगा कि यदि संख्या का मान 3.16 से ज़्यादा है तो 10 की घात में क्या करेंगे, 10 की घात में 1 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं। जैसे सपोज दैट दे दिया 4.23 इंटू 10 के पावर -6, ये ज़्यादा है तो 10 के पावर जो है -6 में +1 हम जोड़ देंगे तो 10 के पावर -5 हो जाएगा। तो इसका कोटिमान कितना हो जाएगा, 10 के पावर -5। क्लियर है बात कि नहीं है, क्लियर है बात आपको। अगर जैसे ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मुझे निकालना है 65,000 का कोटिमान, ठीक है मेरे दोस्त, 65,000 का। तो अगर हम इसको इस फॉर्म लिखेंगे 6.5 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा। तो ये क्या है, बड़ा है 3.14 से, यानी इसके पावर में हम 1 जोड़ देंगे यानी 10 के पावर 5। इसका कोटिमान कितना हो जाएगा, 10 के पावर 5 हो जाएगा। क्लियर है। अगर सपोज दैट 0.00012 का हमको कोटिमान निकालना है, अगर हमको इसको कोटिमान निकालना है तो 12 अपान कितना आ जाएगा, 5, यानी 10 का पावर आ जाएगा आपका
10⁻5 आ जाएगा। क्लियर है ना बात। तो अब 12 इंटू 10⁻⁻5 ऊपर चला गया, 12 इंटू 10⁻5 ऊपर चला गया। अब इसे 1.2 में अगर लिखेंगे, 1.2 में लिखेंगे तो एक हमारा कम हो जाएगा 10, यानी इसका मतलब ये तो कम है, यानी इसका कोटि मान 10⁻4 ही होगा, क्योंकि इसमें जूड़ो जुड़ेंगे। क्लियर है ना। तो ये रहा कोटि मान। कोटि मान शॉर्ट में हमने आपको समझा दिया, ऐसे आप क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है बात कि नहीं है? क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं सार्थक अंक के बारे में कि सार्थक अंक आखिर होता क्या है। चलिए अब हम सार्थक अंक के बारे में पढ़ाते हैं कि सार्थक अंक क्या होता है, थोड़ा सा है ना समझ में आ ही गया होगा सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्त मेरे पहला लिखिएगा कि सभी गैर जो शून्य होते हैं ना, सभी जो गैर शून्य होते हैं सार्थक हैं। ये क्या है सर? मैं बता रहा हूँ ये क्या है। सभी गैर शून्य सार्थक हैं, इसका मतलब जैसे इसमें शून्य नहीं होगा, 4 6 2 4 7 6 8, ये इसमें कितने सार्थक हैं? तो 5 सार्थक है। कितने सार्थक हैं? 5। अगर बोल दिया 2 2 4 2, इसमें कितने हैं? तो 4 सार्थक है। कितने सार्थक हैं? 4 सार्थक हैं। मतलब सभी गैर शून्य, मतलब इसमें गैर शून्य नहीं है तो सभी गैर शून्य कितना होंगे? सार्थक होंगे। दूसरा लिखिएगा दो गैर शून्य अंकों के बीच, दो गैर शून्य अंकों के बीच का शून्य जो होता है, बीच का जो शून्य होता है वो महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। जैसे बात करें 25,006, इसमें करेंगे तो इसमें 5 आ जाएगा, यानी दो गैर शून्यों के बीच में अगर शून्य आता है तो उसको काउंट कर लेते हैं। 21,007 या 0007, तो 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 होगा सार्थक अंक। क्लियर हो रही है बात नहीं हो रही है? इसे मतलब दो गैर शून्य के बीच में, यानी दो गैर जो, ये तो अशून्य है ये भी अशून्य है, इसके बीच अगर शून्य है तो ये भी क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। तीसरे अगर हम बात करते हैं कि जो आरंभिक जो शून्य होते हैं, क्या आरंभिक शून्य कभी भी सार्थक नहीं होते, कभी भी सार्थक नहीं होते हैं। जो आरंभिक शून्य होते हैं कभी सार्थक नहीं होते। जैसे 0 3 2, तो ये नहीं होगा, यानी इसमें 3 ही सार्थक होंगे। अगर 0.123 हो गया तो इसमें 3 ही होंगे, ये 0 नहीं मान करेंगे। अगर हम 0.00102 लिख दिए तो इसमें 3 ही होगा, ऐसे ये वाला मान्य हम नहीं करेंगे। तो आरंभिक जो शून्य होते हैं वो हम इसमें मान्य नहीं करेंगे, वो इसमें मान्य नहीं करेंगे। जैसे 0 पॉइंट कितना भी 0 बढ़ा लो, 4 0 बढ़ा लो, 3 4 0 6 बढ़ा लो, तो आरंभिक जो शून्य होते हैं ये सार्थक नहीं होते हैं, बट यही सार्थक होंगे, यानी ये हो जाएगा 4। कितने हो जाएंगे? 4 इसमें। क्लियर है बात। 4 लिखिएगा कि अंतिम शून्य महत्वपूर्ण है। अंतिम शून्य क्या है? महत्वपूर्ण है। वे दशमलव के बाद दिखाई देते हैं। दशमलव के बाद क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? दशमलव के बाद दिखाई देते हैं। जैसे 2600, तो 2600 में कितने सार्थक हैं? अंतिम शून्य महत्वपूर्ण है, वो दशमलव के बाद दिखाई देते हैं। जो दशमलव के बाद दिखाई देते हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें 2 ही सार्थक होंगे बिना दशमलव वाला। समझ बात आई? जैसे मैं लिख दूं 25,000, तो इसमें ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें 2 ही होंगे सार्थक। लेकिन अगर दशमलव लग गया जैसे 26.00, तो इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं लिख दिया 320 के आगे 3 0, तो इसमें हो जाएंगे 6 सार्थक अंक हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो दशमलव के बाद जो दिखाई देते हैं, दशमलव के बाद जो अंतिम शून्य दिखाई देते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है जी। 5वां डालिएगा हेडिंग आप कि घात का मान, क्या डालिएगा कि घात का जो क्रम होता है, घात का जो क्रम होगा, है ना, क्रम कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता, कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। जो घात का जो क्रम होता है कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे अगर मैं लिख दिया 3.6
00 इंटू 10⁻6 लिख दिया। तो इसमें घात महत्वपूर्ण नहीं रखेगा, ये महत्वपूर्ण रखेगा। तो इसमें कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4.5000 इंटू 10⁻12। तो ये इसका घात महत्वपूर्ण नहीं रखेगा, ये महत्वपूर्ण रखेगा। यानी 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 सार्थक होंगे। ठीक है, ये रहा हमारा सार्थक अंक, ये रहा हमारा कोटि मान, ये रहा हमारा बीमीय सूत्र। हमने सभी आपको पढ़ा दिया, रिवीजन करा दिया। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम। लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए करिए दोस्त।